हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का साइंस, जो कि सेवेंथ क्लास का हम उसके 16 चैप्टर का इसमें इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो 16 चैप्टर यानी कि हमारा जो 16वां चैप्टर है वह क्या है? जल एक बहुमूल्य संसाधन। ठीक है, जल भाई वाकई एक बहुमूल्य संसाधन है। क्या है? एक बहुमूल्य संसाधन है। वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स। इसको हम क्या कह सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस और इसेंशियल है। जल यानी कि आप देख रहे हैं, जल है तो कल है। बिना जल के हम अपने कल की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। जल के इम्पोर्टेंस को इस चैप्टर में दर्शाया गया है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंस है। जल है तो कल है, यानी कि बिना जल के कल नहीं है। आप कल की कल्पना नहीं कर सकते हैं बिना जल के। ठीक है, कल यानी कि टुमारो। ठीक है, कल वो हैंड पंप नहीं। अब क्या है, यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है, अगर जल नहीं है तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए। उसमें क्या किया गया कि मनाया जा रहा है वहाँ पे जल दिवस, और पोस्टर, बहुत सारे पोस्टर को क्या किया जा रहा है? एकत्र करने के लिए, बच्चों को बनाने के लिए बोला जा रहा है। अब हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। जल दिवस मनाने का मोटो क्या है हमारा? कि अवेयरनेस करना, हर व्यक्ति को पानी के महत्व को समझाना कि पानी का महत्व क्या है, और उनको यह बताना कि जल है तो ही हमारा जो भविष्य है वह सुरक्षित है। अगर जल नहीं है तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, यानी कि हम अपने कल की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का उद्देश्य है विश्व जल दिवस को मनाने का, कि अवेयर किया जाए लोगों को कि जल भाई कितना खर्च करना है, कैसे उसका उपयोग करना है। अब आप यह देख रहे हैं कि वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय जो 2003 था उसको क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष, ठीक है, मनाया गया था 2003 को, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। 2003 को क्या किया गया था? घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष, यानी कि फ्रेश वाटर। ठीक है, अलवण जल कहने का मतलब है फ्रेश वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वह। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे इसमें जल कितना उपलब्ध है हमारे पृथ्वी पर, कितना हम इसका खर्च करते हैं और कितना हमें करना चाहिए। पूरा पूरा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। भाई आपको पता है कि क्या है? ये पूरा जो पृथ्वी है यह 71% जल इसमें है। 71% जल से यह भरी हुई है, ढकी हुई है। लेकिन फिर भी जल की इतनी कमी क्यों है? क्योंकि फ्रेश वाटर यानी कि अलवण जल जो है वह अवेलेबल नहीं है, जो हमारे यूज़ के लिए है। पानी तो बहुत है, पानी धरती पर बहुत है, लेकिन वह यूज करने के लायक नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, तो हम यह जानते हैं कि 71% भाग से पृथ्वी क्या है? ढकी हुई है, 71% जल से ढकी हुई है। अब पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अब क्या होता है कि भाई बहुत हैं, तो ध्रुवों पर बहुत सारा बर्फ है, वो भी क्या है? एक पानी ही है। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, वो भी पानी ही है। लेकिन समुद्र, इतना बड़ा समंदर है हमारे पास, उसमें भी पानी ही है। लेकिन हम जब तक से उसको रिफाइन नहीं करेंगे, जब तक से उसका हम शोध करके उसको हम प्योर नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? वह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है। वह क्या होता है? उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, यानी कि फ्रेश वाटर है, जिसे बोलचाल की भाषा में जल कहते हैं, हम वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि भाई बहुत सारा जल तो अवेलेबल है,
ठीक है। हमारे पास तो समंदर है, बहुत सारा पानी है उसमें, लेकिन उस क्या होता है, वह पूरा का पूरा वह खारा होता है, उसमें बहुत सारा अशुद्धि भी होता है। उसके हम पूरे बिना रिसाइकल किए हुए, बिना उसको साफ़ किए हुए यूज नहीं कर सकते हैं। और वह क्या होता है, उसका साफ़ सफाई और उसका प्यूरिफिकेशन जो होता है वह बहुत कॉस्टली होता है। अब बाल्टी में बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल, खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले इसको दर्शाता है, जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। जो आप देख रहे हैं वह जल क्या है, मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमकृत रूप में हिम नदों, ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों की अस्थायी बर्फ में पाया जाता है। ठीक है, यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप जो यह देख रहे हैं यह कि अंत में मग में 1/4 जो भाग है चम्मच जल निकालिए, इतना ही भाग हमारा क्या है, इस तरीके से आपको दिखाया गया है कि भाई यह तो आप पानी जो आपके पास 20 लीटर 25 लीटर पड़ा है वह क्या है, समंदर है। इस प्रकार से हम यह जब देखते हैं कि उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित किया गया है। और फिर यह क्या है, भौम जल है, यानी कि ग्राउंड वाटर है हमारा। और यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। इस तरह से हमारे पास बाल्टी तक पानी जो है उसको समझा सकते हैं आप कि इतना ही यूज़ करने के लायक है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब क्या है कि पहेली ने गणना करके बताया कि अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 0.006% ही है। ठीक है, कितना है जो हम यूज कर सकते हैं उसकी मात्रा क्या है, 0.006%। वह क्या है, अलवण जल है, यानी कि फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब क्या है, जल की अवस्थाएं, जल की क्या क्या अवस्था है, जल कितने अवस्थाओं में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ वाटर, भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस फॉर्म में भी जो वाटर है वह पाया जाता है। अब आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान, ठीक है, जल चक्र होता है यानी कि जब वाटर साइकिल होता है तो इसके परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, अब ठोस अवस्था में जल जो है वह बर्फ के रूप में और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठोस के रूप में कहाँ मिल जाएगा, ध्रुवों पर, और जो पर्वत के ऊपर आप ग्लेशियर देखते हैं उन पर भी यह मिल जाएगा। फिर क्या देखते हैं, द्रव की अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे यानी कि भौम जल भी पाया जाता है। अब गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में क्या है कि पानी हमारे बीच अवेलेबल है और वही सतत इसका जो प्रक्रिया है चलते रहता है, जो कि वाटर साइकिल को पूरा करता है, हमारे पास पानी के रूप में आते रहता है। ठीक है, तो जल की यह अवस्था थी। भौम जल कैसे कैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, वाटर साइकिल को यहाँ पे दर्शाया गया है। यह भौम जल है यानी कि ग्राउंड वाटर है, वाष्प, फिर संघनन हो रहा है इसका, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, कैसे पानी यहाँ से ऊपर जाता है फिर बादल बनता है, उसके बाद वह पानी कैसे फिर हमें मिलता है, इस तरीके से हम इसको पढ़ चुके हैं 6th क्लास में भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पानी है यानी कि जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल क्या है, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। अब देखते हैं कि यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र यानी कि नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यह क्या करती है
कि भूमिगत जो पानी है, जो उसमें भूमि में उपस्थित पानी है यानी कि जल है, उसकी मात्रा को वह दर्शाती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम क्या देखते हैं कि उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच एक स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। क्या कहलाती है? वाटर टेबल वह कहलाती है, भौम जल स्तर कहलाती है, जहाँ चट्टानों के बीच में सारे इकट्ठे रहते हैं वहाँ। ठीक है, स्थान अवकाश यानी कि खाली होता है, रिक्त होता है, और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं। इस परत की ऊपरी जो परत होती है, इस परत की जो ऊपरी सीमा होती है वह भौम जल स्तर कहलाती है। अब भौम जल स्तर जो होता है, भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। यह हर जगह अलग अलग होता है। जो वाटर का टेबल है इसका अलग अलग होता है। अब भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। भौम जल स्तर के जो भौम जल स्तर होता है उसके जो नीचे पाया जाने वाला होता है वह क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर कहलाता है। यह तो आप भौम जल स्तर जो आप देख रहे हैं वह क्या होता है? एक ऊपर ही परत बना होता है। ऊपर के परत में क्या होता है, जब आप रिक्त देख लेते हैं, कोई भी जो चट्टान है वहाँ गैप हो जाता है और वहाँ थोड़ा स्टोर हो जाता है, उसमें क्या होता है? भौम जल यानी कि वाटर आपका टेबल उसको बोलते हैं। लेकिन फिर उसके भी नीचे जो भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला पानी होता है वह क्या कहलाता है? भौम जल कहलाता है, यानी कि ग्राउंड वाटर कहलाता है। अब वर्षा जल और अन्य स्रोतों, ठीक है, जो वर्षा जल है और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थान और दरारों को क्या करता है? भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःस्यंदन कहलाता है, यानी कि इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। अब कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे जो स्थिर कठोर शैलों यानी कि चट्टानों की परतें जो होती हैं उनके बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल को क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं, जल भर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जल भर कहते हैं उसको, जो यानी कि इक्वेफायर उसको बोल सकते हैं, वह कहलाता है जल भर। वो जो आप देखते हैं कि जो वाटर टेबल है उससे भी नीचे आ जाता है और पूरा पूरा वहाँ पे जल संचित हो जाता है, वह क्या कहलाता है? जल भर कहलाता है। जल भर के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंप की सहायता से बाहर निकाला जाता है। यह जो जल भर होता है यानी कि इक्वेफर जो होता है उसको हम क्या करते हैं? नलकूपों द्वारा निकालते हैं, हैंडपंप के माध्यम से निकालते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह जल भर है, भौम जल कैसे आप निकाल सकते हैं। यही ग्राउंड वाटर है। यहाँ से आप वर्षा हो रही है, ये आ रहे हैं हैंडपंप से, आप भौम जल को बाहर निकाल रहे हैं। और आगे देखते हैं आगे क्या कुछ हम इसके बारे में। भौम जल स्तर का अवक्षय, ठीक है। अब इसका जो पानी का लेवल जो है वो कैसे नीचे जा रहा है, इसका कैसे दोहन हो रहा है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, भौम जल स्तर का जो अवक्षय हो रहा है उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के श्रवण यानी कि जो रिसाव होता है उसी से होता है, ठीक है। अब भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितना कि प्रकृति प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। उतना ही जल अगर निकालेंगे तो संभव है, चलो वो उतना ही रह जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। जितना उसमें पानी रिस नहीं रहा है उससे कई गुना ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? पानी को बाहर निकाल रहे हैं। अब तथापि जो जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। यानी जितना नीचे पानी रिस नहीं रहा है, यानी कि वर्षा का जो पानी है वह इनफिल्ट्रेट होकर के
नीचे नहीं जा रहा है, उससे कई गुना जो ज़्यादा पानी हम क्या कर रहे हैं, इससे बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि निकाल रहे हैं, तो इसका क्या होगा, जो लेवल होगा, वाटर टेबल जो होगा वो नीचे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो होगा वह नीचे चला जाएगा। अब ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। अब यह किस किस कारणों से हो सकता है, तो यह हो सकता है जनसंख्या से, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि से। उसके बाद हो सकता है औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि जल भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। ये क्या है, फैक्टर है। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है, जो वर्षा कम होती है वह एक दूसरा कारण है जो भौम जल स्तर को नीचे कर सकता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक क्या हैं, वन अरोपण, ठीक है, वन का नहीं रोपा जाना, उसका वनोन्मूलन क्या है, एक और कारण है। और जल के अवस्त्रवण क्या है, प्रभावी क्षेत्र, इसमें कमी लाते हैं। अवस्त्रवण जो होता है जल का, प्रभावी क्षेत्र में कमी है, और जल के अवस्रवण के लिए यह प्रभावित क्षेत्र में कम हो जाता है। इससे इन सभी चीज़ों के कमी होने के कारण, और जो भी आप जनसंख्या वगैरह बढ़ रहा है, उससे क्या होता है, इसके क्षेत्र में कमी आ रही है, यानी कि भौम जल स्तर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। अब जनसंख्या प्रसार, यानी कि जो आप जनसंख्या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वह है। हम क्या करते हैं, जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ी है। मतलब जितना जनसंख्या होगा, आप पानी का दोहन उतना ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हुए उद्योग, जो उद्योग बढ़ रहे हैं, यानी कि इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये जल का जो वितरण है इसको दिखाया जा रहा है कि इसका वितरण कैसे कैसे आप नहीं, वितरण नहीं, हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि जो इसका स्तर है वो जल का कैसे कम हो रहा है, इसमें कैसे ह्रास हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि जनसंख्या था, फिर बढ़ते उद्योग थे, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज कैसे जल को निकालते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप किसी भी चीज़ का खपत बढ़ेगा तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, आप पानी ही निकालेंगे। हर चीज़, कोई भी आप जो भी मटेरियल बनाते हैं, अगर वो पानी नहीं रहेगा तो आप उससे नहीं कर सकते। फिर कृषि कार्य है, ठीक है, कृषि कार्य यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, यह भी क्या करता है, जल स्तर को कम करता है। जितनी ही जनसंख्या से शुरू होता है, फिर आपका इंडस्ट्री से आता है, फिर कृषि से, यानी कि मूलभूत जो समस्या आप मान सकते हैं वह जनसंख्या को मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से सारा कुछ। और किसानों द्वारा जो विधि है सिंचाई की, वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है भौम जल स्तर को नीचे ले जाने में। कि हम क्या करते हैं, पानी बस खेतों में जाता रहता है, जो यूज नहीं होता है, उतना पानी की आवश्यकता हमें होती नहीं है, और हम क्या करते हैं, पानी खेतों में ऐसे ही बेकार बहने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक फैक्टर है कम होने का। अब जल का वितरण, इसका वितरण कैसे है, इसको हम पढ़ेंगे कि जल का वितरण कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ जल का वितरण कैसे कैसे हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो अब क्या देखते हैं, अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण बहुत असमान है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है, ठीक है, अधिक वर्षा होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। इसके विपरीत रेगिस्तान है, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, और वहाँ क्या होता है, पानी की कमी है। भारत बहुत विशाल देश है, जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं है, एक समान रूप से क्या है, वर्षा नहीं होती है। इससे इसका वितरण जो है वह असमान रूप से है, और हम क्या देखते हैं कि हर जगह अलग अलग वाटर लेवल है, अलग अलग वहाँ का तरीका है। अब क्या देख रहे हैं, जल प्रबंधन। हम जल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, अपने लाइफ को और बेटर बनाने के लिए जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, यानी कि वाटर कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट करके वाटर को किस तरीके से जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट हम कैसे करें कि जो पानी है वो बच जाए और भविष्य के लिए बनी रहे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। जो वर्षा का जल है
वह क्या कर आपका उपयोग क्या हो सकता है उसका कि पुनः पूर्ति भौम जल स्तर यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसकी पुनः पूर्ति करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब इसे जल संग्रहण यानी कि वाटर कंजर्वेशन अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है और क्लास 6 के वीडियोस आप ज़रूर देखते चलें। मतलब जो भी उसमें टॉपिक होते हैं मैं आगे 7th क्लास में अब जो टॉपिक होंगे उनको 8th क्लास में स्किप कर दूंगा, तो वैसे ही 6 क्लास के टॉपिक को क्या करता हूँ 7th क्लास में स्किप करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वीडियो क्या होने लगता है, आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए उनको स्किप करना मजबूरी है। और जो भी इस चैप्टर में दिए रहते हैं केवल उन्हीं का अध्ययन हम करते जाते हैं। अब हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी बनाते हैं यानी कि कुएं टाइप से खोद के इसको करते हैं। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका है। अब हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन है। अब बावड़ी क्या करती है, जल को संचित करने का एक पारंपरिक तरीका है हमारे देश में यह बहुत जगह पर ऐसा होता है। समय के साथ बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया है। इससे क्या होता है, इस क्षेत्र में पानी की कमी आपको देखने को मिलती है। अब किसान भी अपने खेत जो किसान हैं, किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद यानी कि बूंद सिंचाई यानी कि ड्रॉप जो सिंचाई होती है उसको करके इस व्यवस्था को बनाया जा सकता है, पानी की खपत को कम किया जा सकता है। अब ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधे को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक पहुंच जाती है। जल क्या होता है, उनके जड़ों तक पहुंच जाती है। इससे जल क्या होती है, उनके जड़ों तक सीधा पहुंच जाती है। खेत में इधर उधर पानी इससे नहीं व्यर्थ होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इस टेबल में आपको एक केस के माध्यम से समझाया गया है। देखते हैं कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भूजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। ठीक है, वहाँ वर्षा का होना अनिश्चित रूप से यह होता है कि कभी हो सकती है नहीं भी हो सकती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत जो है वह भूमिगत जल ही है, यानी कि ग्राउंड वाटर पे ही वहाँ सारे लोग डिपेंड हैं। अब क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता, अब पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है। भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। ठीक है, जो इनका उपयोग है वह पुनः पूर्ति होने वाले जल से बहुत ज़्यादा है, यानी कि जितना पानी नीचे जा नहीं रहा है उससे कई गुना ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है। अब इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। अब वर्ष 1989 में गाँव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO के माध्यम से उनके साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। ठीक है, वह क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण करने का अपना कमिटमेंट करते हैं। अब रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 बांध बनाए गए। ठीक है, चैक डैम बनाए गए, वहाँ पे बांध बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण यानी कि इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है, दर बढ़ा दिया गया। और अब क्या हुआ, वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल है वह पूर्ति हो गई है। अब उससे यह डैम बना देने से क्या किया गया, डैम बना दिया गया, जिससे वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल है उसका वह फिर से बढ़ गया है। अब क्या होता है कि इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था अब सिंचाई के लिए उपयोग होता है। ठीक है, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं। आपकी भूमिका अब क्या है भाई, क्योंकि पानी का जो व्यर्थ बहाव हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारी भूमिका क्या है, हम अपने लाइफ स्टाइल में कैसे सुधार ला करके इसको बदल सकते हैं, इसको बचा सकते हैं, ये हम अपने रोल को देखते हैं। व्हाट रोल यू कैन प्ले, मतलब आप क्या इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने रोल को। तो जो जल बचत आदतें, अब हम अपने आदतों को बदल करके भी जल को बचा सकते हैं। क्या आप कभी अपने घर, ठीक है,
अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं। नल से बहुत जगह पानी बहता रहता है हमारी आंखों के सामने, लेकिन हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक अवेयरनेस लाएं कि कहीं भी बहता हुआ पानी अगर इस तरीके से फ्रेश वाटर या कोई भी इस तरह जो सिंचाई वाला भी पानी अगर किसान देखे कि इस तरह से व्यर्थ बह रहा है तो उसको क्या करें, रोके। रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। अब जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उदाहरण पर विचार करते हैं। अब आप इनमें से कई तरीके जोड़ सकते हैं, इनमें भी कई तरीके आप जोड़ सकते हैं। मंजन ब्रश करते समय नल को लगातार खुला न रखें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रश करते रहते हैं और नल से पानी ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, अब फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोंछा लगाएं। आप इस तरीके से भी पानी को बचा सकते हैं। अब पादपों पर जल की कमी का प्रभाव क्या है, यानी कि इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन प्लांट, जो कमी है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब आपने देखा होगा कि गमले के पादपों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। अब पादपों का अपना भोजन तैयार करने के लिए, मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, अब पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है। यानी कि पानी का क्या हमारे लाइफ में रोल है उसको दिखाया जा रहा है कि भाई ये तो इंसान है, अगर पादप भी यानी कि प्लांट भी नहीं रहे तो क्या कुछ हो सकता है। अब क्योंकि पादप के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, न ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबद्ध अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो एक सफल प्रयास राजस्थान एक यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाई क्या सफल प्रयास किया गया है। तो राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने क्या किया है, सामाजिक कार्यकर्ता का एक दल है, अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया है। अलवर जिला है राजस्थान का, उसको क्या किया है, हरित क्षेत्र में, जो कि सूखा था पहले, अब उसको हरित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों अखेरी, रूपारेल, फिर सरसा, भगिनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया है। इनको क्या किया, इन 5 नदियों को क्या किया कि जल संग्रहण के द्वारा इनको जीवित कर दिया गया है। जहाजवाली, ये सभी 5 नदियां हैं, इनको जल से क्या किया गया, फिर से भर दिया गया। और वर्षा का जो भी इनका पानी ऐसे व्यर्थ बहता होगा, इधर से कटाव, इन सभी को क्या किया गया, रोक दिया गया और इनको जल से भर दिया गया। अब हम देखते हैं कि इस लेसन का सारांश क्या है। अब जल सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। जल क्या है, सभी जीव के लिए अनिवार्य है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प, यानी कि गैस। ठीक है, अब यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। अब विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है, जो भी है मानव क्रियाकलापों के कारण भी इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ और कारण हैं। ये सभी क्या हैं, जल के कारण हैं। जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन, यानी कि हम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं कि कितना पानी यूज करना है। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों से में रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। जो भूमि का जल है उसकी पुनः पूर्ति के लिए उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। अब समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का
उपयोग जो है मितव्ययता से करें, अब सावधानी से आप करें उसका। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। ठीक है, यानी कि पौधे क्या है, पानी के बिना अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और वो सूख जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोठापल्ली गांव, ठीक है, कोठापल्ली गांव के समीप जल संभर प्रबंधन परियोजना द्वारा जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। परियोजना के नाटकीय परिणाम आए हैं, भौम जल स्तर बढ़ गया है और हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप इस उप बंजर क्षेत्र में उत्पादकता और आय में आशातीत वृद्धि हुई है। यानी कि जब आप वहाँ वाटर का मैनेजमेंट करने लगेंगे और जल को संरक्षित करने लगेंगे, जो वर्षा का पानी है उसका आप कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे रोक के रखना है, इस तरीके से जब आप जल प्रबंधन उसका हार्वेस्टिंग करने लगेंगे तो क्या होगा, आप बंजर भूमि को भी एक अच्छा और उपजाऊ भूमि बना सकते हैं और वहाँ पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो यह था जल के बारे में, और इस चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।